हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम फिर से सेल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। मेटलर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको, इससे पहले मैंने 6 वीडियो और बना के रखा हुआ है इस चैनल में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है चारों में से हाईएस्ट होती है। वैसे चारों मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो सिल्वर का होता है। लेकिन होता क्या है कि सिल्वर क्या बहुत ही महंगा मेटल है, तो हम हर जगह पे किसी इक्विपमेंट वगैरह में या कहीं पे भी सिल्वर के तार नहीं बना सकते। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन में क्या आता है आपका, सेकंड ऑप्शन आता है कॉपर का। ठीक है, सेकंड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हाईएस्ट होती है वो कॉपर की होती है ना। तो कॉपर क्या होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा सस्ता होता है, तो इसलिए हर जगह वायर बनाने के लिए या किसी इक्विपमेंट में हम जनरली कॉपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ये बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कैसे अरेंज होते हैं, है ना। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज होते हैं, एटॉमिक वेट के बेस में, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस में। तो यहाँ पे राइट आंसर है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस में पीरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। जैसे आप पढ़े होगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये क्या है एटॉमिक नंबर के बेस पे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, इस तरह से इंक्रीजिंग नंबर में अरेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्री कटिंग स्टील्स। फ्री कटिंग स्टील्स, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। कंटेन्स कार्बन इन फ्री फॉर्म, इज़ यूज्ड वेयर रैपिड मशीनिंग रिक्वायर्ड, या फिर रिक्वायर मिनिमम कटिंग फोर्स, या कैन बी कट फ्रीली, है ना। तो फ्री कटिंग स्टील की प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। फ्री कटिंग स्टील इज़ यूज्ड वेयर रैपिड मशीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो फ्री कटिंग स्टील वो स्टील होता है जिसमें मशीनिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, वो स्टील जिसमें मशीनिंग करना आपको आसान हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी स्टील का नट बोल्ट बनाना है, तो उसमें आपको नट बोल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू काटना पड़ेगा यहाँ पे लेथ मशीन के थ्रू। तो वो अगर ईजिली कटता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो फ्री कटिंग स्टील है, मतलब उसकी मशीनेबिलिटी जो है अच्छी होती है। ठीक है, जनरली सल्फ़र और लेड हम ऐड करते हैं मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बॉल बेरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम। बॉल बेरिंग किससे बनता है, क्रोम स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्रोम स्टील। ठीक है, तो जो बॉल बेरिंग होता है वो आपका क्रोम स्टील से बनता है। बॉल बेरिंग मतलब जो छर्रे होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे बहुत जगह, साइकिल में या फिर गाड़ियों में चक्के में लगे होते हैं छर्रे, उसको बोलते हैं बॉल बेरिंग, जो बना होता है आपका क्रोम स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द अलॉय मेनली यूज्ड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील इज़। मतलब ये बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस लाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं। ऑप्शन है क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन या कोबाल्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लोग इसका आंसर खुद दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं जो वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट डिज़ायरेबल मैथड ऑफ इंक्रीजिंग द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज़। मतलब माइल्ड स्टील का अगर आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पे ग्रेन रिफाइनमेंट, कोल्ड वर्किंग, सॉल्यूट एडिशन या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है ग्रेन रिफाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो चारों टेक्निक यहाँ पे दिया गया है ना, चारों टेक्निक स्ट्रेंथ बढ़ाने की टेक्निक्स है ना। ग्रेन रिफाइनमेंट से भी बढ़ता है, कोल्ड वर्किंग से भी स्ट्रेंथ बढ़ता है, सॉल्यूट एडिशन से भी और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि माइल्ड स्टील है। तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, वैसे भी कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, तो सॉल्यूट एडिशन हम इसमें ज़्यादा करते नहीं हैं, है ना। कोल्ड वर्किंग यहाँ पे जनरली होता नहीं है, क्योंकि जब माइल्ड स्टील वगैरह का कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो जनरली हॉट रोलिंग के थ्रू आप बनाते हो। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो है वो एक्चुअल में स्टील में पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे एक क्या ऑप्शन बनता है, ग्रेन रिफाइनमेंट। तो ग्रेन रिफाइनमेंट क्या है, मोस्ट डिज़ायरेबल मेथड है फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, ग्रेन रिफाइनमेंट का सीधा सा फंडा ये होता है कि ग्रेन जितना छोटा होगा मेटल का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ग्रेन जितने ज़्यादा होंगे ना, जितने छोटे होंगे उतना जो डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक करेगा।
ठीक है। देखिए डिफॉर्मेशन कब होता है, जब डिसलोकेशन आपका मूव करता है, तो डिसलोकेशन जितना फ्रीली मूव करेगा ना उतना आसानी से डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और डिसलोकेशन मूवमेंट को अगर आप ब्लॉक करते हो, रोकते हो, तो मेटल का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हर एक स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का प्रिंसिपल यही है कि आपको डिसलोकेशन मोशन को ब्लॉक करना है। तो ग्रेन जितना छोटा होगा डिसलोकेशन मूवमेंट को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा अगर ग्रेन छोटा है तो ज़्यादा दूरी अगर डिसलोकेशन तय नहीं कर पा रहा है मतलब मेटल का स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ए स्टील विथ 0.8% कार्बन इज नोन एज, है ना। तो अगर स्टील में 0.8% कार्बन होगा तो उस स्टील को आप क्या बोलोगे। ऑप्शन है यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। अगर 0.8% कार्बन है तो उसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड स्टील। अगर उससे कम है, 0.8 से कम है, तो उसको बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड, और 0.8 से ज़्यादा है तो हाइपर यूटेक्टॉइड, ठीक है। याद रखने का सिंपल तरीका ये होगा कि हाइपर मतलब क्या होता है, जनरली हम कब यूज़ करते हैं हाइपर शब्द का। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। तो हाइपर यूटेक्टॉइड मतलब 0.8 से ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, और हाइपो मतलब उससे कम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है द मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड केओटिकली इज कॉल्ड। ये मतलब केओटिकली मतलब ये बोल रहा है कि अस्त व्यस्त होना, है ना। अगर एटम जो है अस्त व्यस्त तरीके से अरेंज है, मतलब सही से अरेंज नहीं है, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, है ना। ऑप्शन है यहाँ पे एमॉर्फस मटेरियल, मेसोमॉर्फस मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर एटम्स अगर अच्छे से अरेंज नहीं है एटम्स जो है तो उसको बोलते हैं हम एमॉर्फस मटेरियल्स, ठीक है। इसमें चलिए तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द लीनियर डिस्टर्बेंस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट इज नोन एज। तो लीनियर डिस्टर्बेंस या लाइन डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इम्परफेक्शन, स्लिप, डिसलोकेशन या फिर ट्विनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डिसलोकेशन, ठीक है। तो जो लाइन डिफेक्ट जो होता है ना या फिर लीनियर डिस्टर्बेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। ये जो डिसलोकेशन है वो दो टाइप का होता है, एक एज डिसलोकेशन होता है और एक स्क्रू डिसलोकेशन होता है, ठीक है। टोटल क्रिस्टल में 4 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में आपका वैकेंसी हो गया, है ना, इम्प्योरिटी हो गया, ये सब आता है। सेकेंड आपका डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट, उसमें आपका डिसलोकेशन आता है, स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन, ठीक है। थर्ड जो होता है आपका सरफेस डिफेक्ट होता है, जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज ये सब आता है। और फोर्थ नंबर में होता है आपका वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट में आपका जैसे ब्लो होल्स हो गए, ठीक है, या कोई प्रेसिपिटेट हो गया, ये सब आता है। तो ये 4 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं मेटल में। इसमें से डिसलोकेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण ही आपका डिफॉर्मेशन होता है, और डिसलोकेशन मूवमेंट को ब्लॉक करोगे तो आपका मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लैटिस इज फाउंड इन। मतलब ये बोल रहा है कि HCP स्ट्रक्चर इसमें से किन मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सबको देखना पड़ेगा। पहले में जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमनी और बिस्मथ है। सेकंड में एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और निकल है। सी में है टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम या डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में जितने भी मेटल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सब में HCP स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है ना, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, निकल, ये सब FCC स्ट्रक्चर वाले हैं। ऑप्शन बी वाले जितना भी है ना वो सबका FCC स्ट्रक्चर है ना। ऑप्शन सी जो दिख रहा है आपको टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इन सब का BCC स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हर मेटल का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली नॉर्मल क्वेश्चन आता ही आता है। कन्फर्म है आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक कोर्स ग्रेन स्टील में क्या होगा। ऑप्शन ए है इज लेस टफ एंड हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी है इज मोर डक्टाइल एंड हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। ऑप्शन सी है इज लेस टफ एंड हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी है इज मोर डक्टाइल एंड हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगर मटेरियल में कोर्स स्ट्रक्चर होगा तो वो उसका टफनेस कम होगा, इज लेस टफ एंड हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के समय उसके डिस्टॉर्शन मतलब शेप चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गैलेना और गैलेनाइट इज़ द ओर ऑफ। तो गैलेना किसका ओर है, लेड का, सिल्वर का, टीन का या जिंक का।
तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका लेड का। ठीक है, लेड का और का नाम है गैलेना, इसको PBS बोलते हैं। ठीक है, ये गैलेना जो है वो लेड का और है। ठीक है, और जिंक का और आप मुझे पता है, जिंक का और आपको बता दूं, इस फेलेराइट जो होता है वो जिंक का और होता है। ठीक है, टीन का और आपका है, टीन का और का नाम क्या होता है, ACNO एक आता है, टीन का और होता है। चलिए आप इसको आप लोग बताइए टीन का और का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सिलिकॉन इन कास्ट आयरन। सिलिकॉन जो है कास्ट आयरन में क्या करता है, मेक द आयरन सॉफ्ट एंड ईजिली मशीनेबल, मेक्स द आयरन, ऑप्शन बी है इंक्रीज द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी है मेक्स द आयरन वाइट एंड हार्ड, ऑप्शन डी है एड फ्लूइडिटी एंड फ्यूजिबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, ये आपका क्या करेगा, मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड ईजिली मशीनेबल। ठीक है, अगर कास्ट आयरन में सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होगा ना, तो सिलिकॉन देखिए क्या है, सिलिकॉन एक्चुअली में एक ग्रेफाइटाइज़र है। सिलिकॉन क्या करता है, ग्रेफाइट बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो जब ग्रेफाइट बनता है तो इससे कास्ट आयरन की जो डक्टिलिटी है ना वो बढ़ती है, क्योंकि अगर कार्बन देखिए, कार्बन को फ्री फॉर्म में अगर है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ग्रेफाइट है। कार्बन के फ्री फॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। लेकिन अगर कार्बन ग्रेफाइट नहीं बनाता तो ये क्या बनाता है, तो ये आपका बनाता है कंपाउंड आयरन के साथ Fe3C, सीमेंटाइट बनाता है। ठीक है, तो सीमेंटाइट क्या होता है, बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम सिलिकॉन ऐड करते हैं ना, तो ये कार्बन क्या है, जो कंपाउंड बनाया है वो कंपाउंड को छोड़ के क्या करता है, फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब ग्रेफाइट बना लेता है। ठीक है, तो ये जब ग्रेफाइट बनता है ना, तो आपका कास्ट आयरन का क्या होता है, डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब आपका कास्ट आयरन सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और आप उसको ईजिली से मशीनिंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन एज ए ग्रेफाइटाइज़र यूज़ करते हैं, इसको भी याद रखिए आप कास्ट आयरन में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन ए स्टील कंटेनिंग मोर देन 0.8% कार्बन इज कूल्ड स्लोली बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि अगर स्टील में 0.8% से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए स्टील में क्या बोल रहे हैं, 0.8% से ज़्यादा कार्बन है, तो जब आप इसको स्लोली कूल करोगे तो आपका कौन सा फेज़ मिलेगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब आप इसको कूल करोगे तो आपको कौन सा फेज़ मिलेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे मेनली परलाइट, मेनली फेराइट एंड परलाइट, या परलाइट एंड सीमेंटाइट। तो इसका आंसर मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम बना के बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा। अगर आप बेसिक मेटलर्जी अगर आयरन कार्बन डायग्राम थोड़ा सा पढ़े भी हो, थोड़ा सा भी, तो आपको ये आंसर ज़रूर आ जाएगा। ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम है। ठीक है, 0.8% कार्बन कहाँ पे, ये आपका 0.8% कार्बन है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका मेन होता है फेराइट। ठीक है, इस एरिया में आपका फेराइट है, और इधर ये जो लाइन दिख रहा है इस तरफ, इधर आपका होता है 100% सीमेंटाइट Fe3C। ठीक है, तो इस बीच में पूरा, ये जो पूरा बीच में जो दिख रहा है ना, ये पूरा बीच में आपका दोनों फेज मिलता है। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट। अब देखिए, अब जो परलाइट जो होता है, आप सबको पता है कि परलाइट इज़ ए लीनियर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, तो 0.8% कार्बन में ना आपको 100% परलाइट मिलता है। अगर 0.8% कार्बन वाले मेटल को आप कूल करोगे ना बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके नीचे कूल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100% परलाइट मिलेगा। अगर 0.8% कार्बन है तो, अगर 0.8 से कम है कार्बन तो इस तरफ, तो 0.8 से अगर कम है कार्बन ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फेराइट मिलेगा, फेराइट प्लस परलाइट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर 0.8 से कम है तो क्या मिलेगा आपको, फेराइट प्लस परलाइट, क्योंकि इस तरफ क्या आपका फेराइट है। और अगर 0.8 से ज़्यादा है, मान लीजिए इस तरफ है, 0.8 से अगर ज़्यादा है कार्बन, तो आपको क्या मिलेगा, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, परलाइट प्लस क्या मिलेगा, सीमेंटाइट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। अगर 0.8% से ज़्यादा कार्बन हुआ तो कौन सा फेज़ मिलता है, परलाइट और सीमेंटाइट। अगर कम होता तो आपको फेराइट और परलाइट मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड कास्ट आयरन इज़ प्रोड्यूस्ड। चिल्ड कास्ट आयरन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन है बाय एडिंग मैग्नीशियम टू द मोल्टन कास्ट आयरन, बाय क्विकली कूलिंग फ्रॉम द मोल्टन कास्ट आयरन, या फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन बाय इनहेलिंग प्रोसेस, या नन ऑफ दिस। तो चिल्ड कास्ट आयरन हम बनाते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बाय क्विकली कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। ठीक है, देखिए कास्ट आयरन जो होता है ना, कास्ट आयरन को जब आप क्विकली कूल कर देते हो तुरंत, तो क्या होता है,
इसके सरफेस में ना चिलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो कास्ट आयरन का सरफेस में आपको क्या बन जाएगा, देखिए चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में बता दूं। चिल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है, सरफेस में आपका Fe3C फेज़ होता है, मतलब सीमेंटाइट फेज़ होता है, और इसके इंटीरियर में क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है। इसको हम बोलते हैं चिल्ड कास्ट आयरन, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि सरफेस में सीमेंटाइट बन रहा है और सेंटर में आपका ग्रेफाइट है, क्योंकि देखिए जब आप क्विकली कूल कर देते हो ना, कास्ट आयरन को जल्दी से कूल कर देते हो, तो इसके सरफेस में चिलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो सरफेस जब चिल हो जाता है ना, तो देखिए जितना फास्ट आप कूल करोगे ना, कास्ट आयरन को जितना फास्ट कूल करोगे, कार्बन क्या करेगा, कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा सीमेंटाइट, ठीक है। और अगर स्लोली कूल करोगे तो कार्बन क्या होगा, फ्री फॉर्म में जाके क्या बनाएगा, ग्रेफाइट बनाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन को ग्रेफाइट बनाने के लिए टाइम चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप चिल कर रहे हो, तुरंत ठंडा कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन को समय नहीं मिल रहा है ग्रेफाइट बनाने के लिए, तो वो क्या बनाएगा, सीमेंटाइट बनाएगा, ठीक है। तो चिल्ड कास्ट आयरन में वही होता है कि सरफेस में इसके क्या बन जाता है, सीमेंटाइट बन जाता है, लेकिन अंदर में जो धीरे धीरे कूल होता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, ग्रे कास्ट आयरन बनता है, ठीक है। तो चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनेगा, बाई क्विकली कूलिंग द मोल्टन कास्ट आयरन। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि चिल्ड कास्ट आयरन हम बनाते ही क्यों हैं। देखिए क्या होता है, जब हम चिल्ड करते हैं कास्ट आयरन को, या चिल्ड कास्ट आयरन बनाते हैं, तो सरफेस में आपका क्या बन जाता है, आपका सीमेंटाइट बन जाता है। तो सीमेंटाइट आपको पता है कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सरफेस में सीमेंटाइट बना दिया, तो सरफेस इसका क्या हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है। और इंटरनल आपका अभी भी क्या है, ग्रे कास्ट आयरन है, तो इससे उसकी जो डक्टिलिटी और जो टफनेस है वो भी बरकरार है। तो यहाँ पे हमको दोनों प्रॉपर्टी मिल जाती है, पूरे बॉडी में हमने को क्या मिल जाता है, डक्टिलिटी और टफनेस, और सरफेस में हमको क्या मिल जाता है, हार्डनेस, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है चिल्ड कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एलिमेंट लाइक निकल, क्रोमियम, कॉपर एंड मोलिब्डेनम आर एडेड टू द मोल्टन कास्ट आयरन इट प्रोड्यूसेस, मतलब ये सब एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे कास्ट आयरन में, तो उसको हम कौन सा कास्ट आयरन बोलेंगे, वाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन या अलॉय कास्ट आयरन। तो यहाँ पे राइट आंसर है अलॉय कास्ट आयरन, ठीक है। इतने जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं ना, वो अलॉय कास्ट आयरन में ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए सारे कास्ट आयरन की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे वाइट कास्ट आयरन में कौन सा फेज़ है, तो वाइट कास्ट आयरन में आपका सीमेंटाइट फेज़ होता है, ये दिखने में वाइट होता है, बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। नॉडुलर कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट क्या है, नॉडुल्स के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे गोल गोल रहते हैं, ठीक है। इसको डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोलते हैं, नॉडुलर कास्ट आयरन को। जनरली हम मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो ऐसे नॉडुल्स बनते हैं, ठीक है, या मैग्नीशियम और सिलिकॉन वगैरह ऐड करते हैं तो ऐसे ग्रेफाइट के नॉडुल्स बनते हैं, तो इसको नॉडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। इसकी डक्टिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक होता है मैलेबल कास्ट आयरन, तो मैलेबल कास्ट आयरन की भी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये जनरली मैलेबलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। वाइट कास्ट आयरन का जब हम मैलेबलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उससे बनता है मैलेबल कास्ट आयरन, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़, सब में कौन कौन सा फेज़ प्रेजेंट है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैंगनीज इज़ एडेड इन लो कार्बन स्टील टू, तो मैंगनीज हम लो कार्बन स्टील में क्यों ऐड करते हैं, मेक स्टील टफर एंड हार्डर, प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग पोरस, रेज द यील्ड पॉइंट, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली मैंगनीज जो है, अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें करता है, आपका स्टील को हार्ड और टफ बनाता है, इसको पोरस होने से भी बचाते हैं, और यील्ड पॉइंट को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आंसर इसका बताया गया है कि ऑप्शन बी है, बट मेरे हिसाब से इसमें तीनों चीज़ सही लग रहा है, क्योंकि हम जब मैंगनीज डालते हैं ना तो तीनों इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय हैज़ लोएस्ट थर्मल एक्सपांशन एंड हैंस यूज्ड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पूछ रहे कि इसमें से कौन सा अलॉय का जो थर्मल एक्सपांशन है वो सबसे कम है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, मुंज मेटल, इनवार या डुरालुमिन। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका इनवर। इसका जो है थर्मल एक्सपांशन बहुत ही कम होता है, जब आप इसको हीट करोगे ना तो इसमें थर्मल एक्सपांशन बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है, इसलिए इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द रिएक्शन दैट यील्ड टू सॉलिड फेज ऑन कूलिंग ऑन ए सिंगल सॉलिड फेज इज कॉल्ड, मतलब ये बोल रहा है कि उस रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें हमें दो सॉलिड मिलता है, ठीक है। मतलब दो सॉलिड को कूलिंग करते हैं जब, तो हमको क्या मिलता है, एक सिंगल सॉलिड मिलता है। या एक मिनट है ना, इसमें ये आपको पूछ रहा है कि उस रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें एक सिंगल सॉलिड फेज को आप कूल कर रहे हो,
मान लीजिए सिंगल सॉलिड आपका अल्फ़ा है, उसको आप कूल कर रहे हो तो आपको दो अलग अलग सॉलिड मिल रहे हैं, मान लीजिए बीटा और गामा। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सिंपली आयरन कार्बन डायग्राम में मिल जाएगा, है ना। आयरन कार्बन डायग्राम में ऐसा रिएक्शन कहाँ पे होता है? ऐसा रिएक्शन आपका होता है 0.8% कार्बन में। ठीक है, आपको मैं आयरन कार्बन डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको हम सही बना लेते हैं। ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे होता है, यहाँ पे आपका होता है 0.8% कार्बन। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, इसके ऊपर आपका कौन सा फेज़ होता है? गामा फेज़। और इसके जस्ट नीचे कौन सा फेज़ आपको मिलता है? फेराइट प्लस सीमेंटाइट। मतलब यहीं पे ये हो रहा है कि एक सॉलिड जो है, ऑस्टेनाइट जो है एक सॉलिड है, वो कूल होकर क्या बना रहा है? दो अलग अलग सॉलिड, फेराइट और सीमेंटाइट बना रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट, है ना। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा दो और अलग अलग रिएक्शन हैं। दूसरा रिएक्शन कहाँ होता है? यहाँ पे आपका 0.4% कार्बन होता है। यहाँ पे इसके ऊपर आपका लिक्विड फेज़ होता है। ये लिक्विड जब कूल होता है तो ये भी दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे दो सॉलिड कौन कौन से हैं? गामा और सीमेंटाइट। तो यहाँ पे एक लिक्विड जो है दो अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तीसरा आपका रिएक्शन होता है यहाँ पे ऊपर में 1394 डिग्री सेल्सियस में, है ना। यहाँ पे क्या होता है? आपका दो फेजेस, एक लिक्विड फेज डेल्टा आयरन और एक आपका लिक्विड फेज और एक डेल्टा आयरन, ये दोनों कूल होकर क्या बनाते हैं? आपका गामा फेज बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एक सॉलिड और एक लिक्विड जो है कूल होकर क्या बना रहा है? दूसरा सॉलिड बना रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग रिएक्शन होते हैं आपके आयरन कार्बन डायग्राम में। तो ये जो रिएक्शन है ना, वो किसी भी फेज डायग्राम में हो, मतलब उसका नाम वही होगा। मतलब अगर एक सॉलिड कूल होकर दो अलग अलग सॉलिड बना रहा है तो उसको हम यूटेक्टॉइड रिएक्शन ही बोलेंगे, चाहे वो आयरन कार्बन डायग्राम में हो, चाहे वो किसी भी फेज डायग्राम में हो। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम में ये तीनों रिएक्शन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तीनों का आपको किस टेम्परेचर में हो रहा है और किस कार्बन परसेंटेज में हो रहा है ये भी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूटेक्टॉइड रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा। यूटेक्टॉइड रिएक्शन आयरन कार्बन डायग्राम में आपका 0.8% कार्बन में होता है और 723 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। सेकेंड क्या है? यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन आपका आयरन कार्बन डायग्राम में होता है 4.3% कार्बन में होता है ना। और टेम्परेचर यहाँ पे होता है 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे पेरिटेक्टॉइड और ये क्या है? कॉग्रोनेंट, ये नहीं होता है एक्चुअली में आयरन कार्बन डायग्राम में। आयरन कार्बन डायग्राम में एक और रिएक्शन होता है, वो होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक में रिएक्शन आपका होता है 1394 डिग्री सेल्सियस में और वहाँ पे कार्बन परसेंटेज होता है 0.17%। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्लेड ऑफ पावर सॉ इज़ मेड ऑफ। तो जो पावर सॉ का ब्लेड किससे बना होता है? कास्ट आयरन से, हाई स्पीड स्टील से, लो कार्बन स्टील से और राउट आयरन से। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका हाई स्पीड स्टील से। ठीक है, अब देखिए कोई भी सॉ है या कोई कटिंग टूल है या फिर कोई भी ऐसा टूल जो वर्कशॉप में यूज़ हो रहा है ना, जनरली वो हाई स्पीड स्टील से ही बना होता है, क्योंकि हाई स्पीड स्टील में इसका हार्डनेस और टफनेस दोनों ज़्यादा होता है ना। इसलिए हम इन सब का यूज़ क्या करते हैं? सॉ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप गेस कर सकते हो कि अगर वर्कशॉप में यूज़ होने वाला कोई भी टूल है तो जनरली किससे बना होता है भाई? हाई स्पीड स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दी ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट दी। ये बोल रहे हैं कि जब बेसिमर कन्वर्टर में हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब जब हम एयर सप्लाई करते हैं, है ना, रिफाइनिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है? एक ब्राउन कलर का स्मोक, धुआं निकलता है। वो क्यों निकलता है? वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है एयर इज़ बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैंगनीज। ये बोल रहे हैं कि एयर किसको बर्न कर रहा है? सिलिकॉन और मैंगनीज का। ऑप्शन भी क्या बोल रहा है? सिलिकॉन एंड मैंगनीज हैज़ बर्न एंड कार्बन हैज़ स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग। ये बोल रहे हैं कि सिलिकॉन और मैंगनीज दोनों जल चुका है, मतलब ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब कार्बन ऑक्सीडेशन चालू हो रहा है, इसलिए आपको ब्राउन कलर का आपको धुआं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है?
द कन्वर्टर मस्ट बी टिल्टेड टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द कन्वर्टर। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं कि आपको कन्वर्टर को टिल्ट करके वहाँ से आपका जो कंटेंट है मेटल है उसको निकाल लेना है, ये इंडिकेट कर रहा है। या ऑप्शन डी है कि द ब्राउन स्मोक डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर। या बोल रहे हैं कि बेसिमर कन्वर्टर ऑपरेशन में ब्राउन स्मोक है ना निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा एयर इज़ बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीज। ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर में क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो कन्वर्टर का आविष्कार हुआ था वो बेसिमर कन्वर्टर ही था। ठीक है, लेकिन आज के समय में कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर में क्या दिया जाता था? एयर सप्लाई करते थे हम। ठीक है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के बदले क्या सप्लाई करते थे? एयर सप्लाई करते थे। तो एयर में जो आपका 21% ऑक्सीजन होता है ना वो जाके रिएक्शन करता था। बाकी एयर में जो बाकी 79% नाइट्रोजन जो होता था ना उसका कोई मतलब नहीं होता था, मतलब वो टोटली वेस्ट था। एयर का केवल जो ऑक्सीजन था ना वही जाके रिएक्शन करता था। तो शुरू में जो ब्राउन स्मोक निकलता था ना, भूरा कलर का धुआं, वो सिलिकॉन और मैग्नीज ऑक्सीडेशन के कारण निकलता था। वो शुरू में जैसे ही एयर सप्लाई करते थे ना ये दोनों ऑक्सीडाइज होता था सिलिकॉन और मैग्नीज, तो उससे बहुत ब्राउन कलर का स्मोक बाहर निकलता था। ठीक है, अब के समय में बेसिमर कन्वर्टर यूज़ नहीं करते, अब हम क्या करते हैं? एलडी कन्वर्टर यूज़ करते हैं। और एलडी कन्वर्टर में हम एयर सप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या सप्लाई करते हैं? प्योर ऑक्सीजन। 99.9% हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था जब आप एयर सप्लाई करते थे तो बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन चला जाता था, तो वो नाइट्रोजन एक्चुअली में हार्मफुल है ना, और उसका मतलब भी नहीं है, केवल 21% ही काम का है। 21% ऑक्सीजन काम का है तो आपको एयर सप्लाई ज़्यादा करना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे आप 100% ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रोसेस भी क्या होता है? फास्ट होता है और नाइट्रोजन के मेटल में आ जाने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अल्टरनेट लेयर ऑफ सीमेंटाइट इन फेराइट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील विद द फॉलोइंग माइक्रोस्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि अल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट को हम क्या बोलते हैं? सिंपली भाषा में यही पूछ रहे हैं। ऑप्शन है लैडोबोराइट, मार्टेनसाइट, पर्लाइट या बायनाइट। तो अभी मैंने आंसर इसका दे दिया है कुछ टाइम पहले ही। अल्टरनेट लेयर ऑफ सीमेंटाइट और फेराइट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे पर्लाइट। ठीक है, दोनों को मिक्सचर को हम बोलते हैं पर्लाइट। ठीक है, वैसे ही लैडोबोराइट किसके मिक्सचर को बोलते हैं? लैडोबोराइट आपका ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को बोलते हैं लैडोबोराइट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।